बच्चों, करें शुरू। अच्छा जी, इधर सुनो, बस शांत हो जाओ। हमने करना है सेक्शन 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। सुनो ध्यान से, ये एक्सपेंसेस कहते क्या है, ध्यान से सुनना। हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम है? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कुछ खर्चे थे, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं था, उससे पहले हमने उसको कुछ खर्चे किए। अब ये कुछ खर्चे क्या हैं ये मैं बताऊंगा, आपको लिखवाऊंगा। नंबर 2, कौन लोग हैं जो कि ये खर्चा क्या नाम है अपने पास में सेक्शन 35D का खर्चा यानी कि प्री एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। यानी कि सर कुछ स्पेसिफिक ही है? हाँ स्पेसिफिक ही है। अच्छा, तीसरी चीज, कितना खर्चा लिख सकते हैं, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है वो हमें पढ़ना है। ठीक है जी। और साथ में हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमारे पास में मैक्सिमम लिमिट कितनी है खर्चा लेने का, वो क्वांटम के अंदर ही आ जाएगा। अब पहले मेरे को एक बात बताना, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। उसके लिए इज इट पॉसिबल कि मेरा 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हो और प्री एक्सपेंडिचर के नाम पे मैं 30 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं? सर हो सकता है। क्या ये एक बुद्धिमत्ता का कार्य है? नहीं सर, बिल्कुल कि सर 50 लाख तो टोटल मिलने हैं क्लाइंट से और प्री एक्सपेंडिचर के नाम पे मैंने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, क्या डिपार्टमेंट मानेगा कि 30 लाख खर्च कर दिए? नहीं। तो इसी चीज के लिए ना डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किस चीज पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया? कहते हैं अगर आपने प्री एक्सपेंडिचर सेक्शन 35D के अंदर जो है वो क्लेम किए हैं तो ये मैक्सिमम आप कितने क्लेम कर सकते हो? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, विच एवर इज लेस। मतलब मान लो मैंने प्री एक्सपेंडिचर किए थे, 2 लाख रुपए के और मेरे पास में मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था 50 लाख का। 50 लाख का 5% कितना हुआ? 2,50,000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं? 2 लाख। तो कितना ले सकता हूं? 2 लाख ले सकता हूं। और अब मजे की बात, ये 2 लाख भी स्ट्रेट अवे एक ही साल में नहीं मिलेगा, डिवाइड बाय 5 करके हर साल मिलेगा। ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, 5 फिक्स्ड है। ओके नहीं बेटा, ये क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास में, 5 रूल बनाया हुआ है। तो प्री कितना 1/5? हाँ, प्री एक्सपेंडिचर्स 1/5 आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकता है। ठीक है जी। अब जरा लिख लें इसको कि सर कौन कौन लोग हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से ये सेक्शन लिखा जाता है। कहता है सुनो जी, अमोर्टाइजेशन और प्री एक्सपेंडिचर जो इसके लिए एलिजिबल पर्सन है, एक इंडियन कंपनी, ठीक है जी, और एक रेजिडेंट पर्सन। इंडियन कंपनी और रेजिडेंट पर्सन ले सकते हैं। सर कंपनी भी तो एक पर्सन है, हाँ, और इसके अंदर रेजिडेंट पर्सन के अंदर कौन आ जाएंगे जी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगी।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगी हमारे पास में, पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगी हमारे पास में, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन आ जाएंगे, और पर्सन की बाकी कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, ओके। तो आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ठीक है जी, ओके। तो ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है। अब सर मीनिंग पता कर लें प्री एक्सपेंडिचर का। प्री एक्सपेंडिचर्स मीन्स expenditure on legal charges prior to commencements of business, expense on feasibility, report, मार्केट सर्वे किया हमने, उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किया, हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाया। ठीक है जी, ओके। उसके ऊपर कुछ खर्चे किए, मार्केट सर्वे हम करते हैं ना, मार्केट सर्वे करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, ये भी लिख लो। ठीक है जी। तो इस तरीके से कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज ली हमने, हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज ली, कोई रजिस्ट्रेशन फी पे की हमने, ठीक है ना, कोई एक्सपेंस किए हमने ऑन पब्लिक इशू, तो ये सारे प्री एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाए। ओके, अच्छा। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन, यानी कि कितना मिलेगा, हमारे पास में कितना पैसा अलाउड है। तो अब मैं इसको है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, एक तो इंडियन कंपनी और एक इंडियन कंपनी नहीं जी, फॉरेन कंपनी तो बोला नहीं, अदर रेजिडेंट पर्सन। इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, ठीक है, और पीरियड ऑफ डिडक्शन कितना है। तो इंडियन कंपनी में लिख लीजिएगा एक्सपेंस इनकर्ड, जी बोलिए। ये जो रेजिडेंट पर्सन है वो इंडिया में ही होगा ना? हाँ, इंडियन रेजिडेंट की ही बात कर रहे हैं हम, कैनेडियन रेजिडेंट की क्यों बात करेंगे? वही तो ऐसे ही दिखाया आपने, बस रेजिडेंट पर अदर रेजिडेंट पर्सन। मतलब इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट होती है, और अदर रेजिडेंट पर्सन भी तो हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल, जैसे एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ओब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड,
सर ये तो पाकिस्तान में चला गया, इसको वापस हिंदुस्तान में बुलाओ। ठीक है जी, ओके। पीरियड ऑफ डिडक्शन कितना बताया था मैंने? 5 years, है ना। और अदर रेजिडेंट पर्सन के लिए भी सेम है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी के केस में ही होती है। तो हम कहेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऊपर भी लिख लेना, नीचे भी, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस। और यहां पे भी 5 years ही है। ओके जी, हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब लिखना चाहेंगे? लिखो जी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस, ये क्या हुआ जी? नोट, नोट में क्या लिखोगे? नोट में क्या लिखोगे? हमारे यहाँ शादी और पार्टियों के लिए ऑर्डर बुक किए जाओ। ठीक है ना। अच्छा जी सुनो, नोट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स as on the last date of previous year। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना आता है, अकाउंट्स में सीखा हुआ है। इतना टेक्निकली परेशान नहीं करेंगे आप। एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच में शेयर होल्डर फंड और रिजर्व्स ऐड हो जाती है, वही सब, हाँ, जो 12th में पढ़ा। ठीक है, वैसे आपसे ऐसा कोई लेना देना है नहीं, इतना परेशान नहीं करेंगे। हाँ जी, सीधे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे देंगे। हाँ, प्री एक्सपेंडिचर को आप क्या मान करके करेंगे सर? 1/5। बोनस सीधे गिवन करेगा अमाउंट। हाँ, अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, सुन रहे हो? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ प्री एक्सपेंडिचर was 35% of actual pre-expenditure, तो आप क्या मानेंगे? कितना होना चाहिए था? 35% है ना, 100% निकाल लेंगे। ठीक है, और कितना परसेंट अलाउड है ये बताओ? 5%। यही तो मैं चाहता था तुम बोलो। एक बात बताओ, प्री एक्सपेंडिचर वॉज 35% ऑफ एक्चुअल प्री एक्सपेंडिचर, ये डिडक्शन मिला है। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डिवाइड बाय 5 कहता हूँ तो मैं 20% कह सकता हूँ? तो 15% ज्यादा है। 15% ज्यादा है, ये बोल रहा हूं मैं। 5% के ऊपर क्यों जा रहे हो? 5% तो प्री एक्सपेंडिचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दाम है, प्री एक्सपेंडिचर के लिए 5। यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि प्री एक्सपेंडिचर कांट बी मोर देन 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट।
है ना? तो वो तो बात खत्म हो गई ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके क्या नाम है, नेट P&L अकाउंट के अंदर कुछ प्री एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में अगर ऐसी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्री एक्सपेंडिचर वाज 35% ऑफ एक्चुअल प्री एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअल प्री एक्सपेंडिचर अलाउड जितने भी थे, लो वर्ड लिख देते हैं अलाउड, जितने अलाउड थे उसका 35% लिख सकते हैं क्या हम? नहीं, 20% लिख सकते हैं। सर ये कब बताया आपने? क्यों? डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 20% नहीं आएगा, तो 15% एक्सेसिव है। एक्सेसिव को हटाएंगे तो एड बैक हो जाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर। बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छा चलो मैं करके दिखाता हूँ, तुम हो तो दुष्ट ही ना। क्यों नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल में जब मैंने तुम्हें प्रोविजन पढ़ा दिया। कितना आपने पूछा नाम के, उसमें भी डर लगेगा। मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ, घर वाले तो मुझे यही बोलते हैं। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, नाम नहीं होता। नहीं टैक्स में नाम होता है। देखो मेरी बात सुनो बेटा, परेशान मत हो। जैसे ना हमने ना P&L अकाउंट के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिचर लिखे हुए होंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपका, और यहाँ लिखा होगा प्री एक्सपेंडिचर। अब आपको याद आएगा सेक्शन 35D, ठीक है? तो आपने क्या मान लिया? आपने मान लिया हाँ ये प्री एक्सपेंडिचर आना चाहिए और आया हुआ है, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो हम यही मानते। अब पता है क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है प्री एक्सपेंडिचर वॉज 35%, जबकि हमारा अलाउड कितना है? 1/5 है ना। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। निकाल करके देख ले। 1/5 अलाउड है, ये देखो ये लिखा दीदी 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स। हाँ 1 साल का ही तो P&L बनता है आजकल, 5 साल का इकट्ठा कब बनता है? 5 साल का इकट्ठा कब बनता है? आज के टाइम में फ्यूचर सोच रही हो। डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, मैंने बताया ना। तो अब एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल अलाउड कितने थे? देखो टोटल एक्सपेंडिचर अलाउड कितने थे? टोटल पे जाते हैं। टोटल हो गए हमारे, अगर 2 लाख रुपए अपने आप में 35% है तो बताओ 100% कितना होगा? जल्दी बताओ। सर 5714 571429, ठीक है, इतना है ना। अब इसका 1/5 कर, 20% ना भी कर, 114286 इतना अलाउड था और तुमने इतना लिखा हुआ। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हटाएंगे, एक्सपेंसेस की लिस्ट नीचे जाएगी। एक्सपेंसेस का नेट प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो ऐड बैक कर दूंगा इन दोनों का डिफरेंस। 2 लाख माइनस 1,14,286 रुपए, जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा अपने नेट प्रॉफिट में। बस हो गया। तो अभी ये कह रहे थे एक्सेसिव होगा सर, तो वो वाली लाइन कैसे? एक्सेसिव ही तो है, ये दिख तो रहा है। हाँ एक्सेसिव है, तो इसका क्या? अलाउड इतना होना चाहिए हाँ, और तुमने इतना अलाउ करवा लिया। डिफरेंट डिसअलाउड है ना। अब ये देखो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ होगा, मान लो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ 8 लाख, तो एक्चुअल 8 लाख होते क्या? नहीं। अगर मैं ये यहाँ पे 2 लाख नहीं लिखता, 1,14,286 लिखता तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाता। तो बढ़ाने के लिए ऐड बैक कर देंगे दोनों के डिफरेंस को। दो इफेक्ट्स हैं। मैं सिंपल बता रहा हूँ, 2 लाख में से डिफरेंस माइनस कर देंगे। हाँ लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं करते। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आओ उड़ाएं तोते। नहीं अब तो बेटा, अब मैंने समझा दिया ना। सर रुक जाओ, एक बार लिखने दो। नहीं लिखने दूंगा, सर प्लीज पहले इधर सुनो। सर ये लिख दे दो। मैं समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। अब देखो तुम्हारी बात की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा सीधा बोलो ना कि इसका क्या नाम है, हम ना डिफरेंस लेकर के ऐड कर देंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब जरा देखना, प्री एक्सपेंडिचर 2 लाख, ठीक है जी। नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्री एक्सपेंडिचर वॉज 15% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा ना, 20% तक अलाउड होता है।
तो अब एक बात बताओ, अगर 2 लाख रुपए अपने आप में 15% है तो 100% कितने होंगे? 1,33,333 और इसका 1/5 अलाउड है ना? कितना हो गया? 260 क्या? 2,66,667 हो ही नहीं सर सकता। आपने एक 3 कम कर दिया उधर। 1 3 कम कर दिया। हाँ, इधर आएगा। अरे सर आपने क्यों करा था? मतलब 13 लाख था। हाँ सर 13 लाख। अच्छा मैं बता रहा हूँ, 13,33,333 का 1/5 कितना आता है? 2,66,667। हाँ जी, अब जरा मेरे को बताना, इतना अलाउड था कम कर रखा और आपने इतना अपने पास लिखा हुआ है। उसका पेनल में ऐड कर देंगे इसका Net profit कम हो जाएगा। कम आएगा। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आज मैं पढ़ाने आया हूँ, मुझे आपसे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। सुनो मेरी बात, आने चाहिए थे कितने? इतने आने चाहिए थे, ये आने चाहिए थे 266, आए कितने हुए? 2 लाख। सीधा सा हिसाब है, एक्सपेंडिचर की लिस्ट बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट घटेंगे। नेट प्रॉफिट हमारे पास में कितना था? लेट से 5 लाख था, तो 5 लाख में से माइनस कर देंगे डिफरेंस। कितने का डिफरेंस? 667। पिछली बार ऐड हो रहा था, आपकी बार लेस हो रहा है। जिसने हमारे रट्टे उसकी लुटिया डूबी। ये रेक्टे वाले बंदे लॉजिक है। लॉजिक है भाई साहब। लॉजिक है लेकिन लॉजिक की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में लॉजिक चाहिए नहीं आते हैं जो अलाउड है। टैक्स में नहीं आता। याद है मैंने पहली क्लास बताई थी, याद है मैंने पहली क्लास बताई थी आप लोगों को, और उसमें ऐड और लेस करने का इफेक्ट ही तो सिखाया था। वो अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसी से तो वो दिमाग में सेट होता है। हाँ, वो चीज़। अच्छा इसकी पहली क्लास हाँ याद है। इसकी पहली क्लास जब ऐड और लेस सिखाया था। अब रूटीन है ना मामला। हाँ ठीक है, चलें आगे। सुनती नहीं है ना। उसे तो दे दे सर को क्या दिला दे और हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, करिए इसको। बताइए मेरे को, प्री एक्सपेंडिचर बताइए। मुझे क्या पता, वो आप पर्सन के हिसाब से चेक कीजिए कि प्रोजेक्ट कॉस्ट लेंगे या कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। क्या आपको लगता है केस 2 में जहां पे एसएससी मोहन है वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जा सकता है? नहीं ले सकते सर, उसमें से प्रोजेक्ट लेंगे कॉस्ट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अदर। करो करो करो। सोहन लिमिटेड भी करेंगे। अच्छा नहीं, सोहन लिमिटेड कंपनी है, हाँ वहाँ दोनों चल सकते हैं, अच्छा सर क्या वहाँ दोनों चल सकते हैं। कोई सा नहीं आप करो तो सही, फिर मैं बताता हूँ। सर गलत होगा। नहीं गलत होगा, गलत होगा भी तो भी यहाँ पे कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहा है। सर आपने ये तो बताया नहीं क्या? वो
इसमें तो अरे ठीक है तो जल्दी करके बैठ जाते हैं ऊपर कैलकुलेशन में बैठिए क्या करोगे अरे नहीं एक्सपेंसिव बातें मत करो। क्या मैंने केस 1 सही लिखा? राम एक नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है। सर इसका मतलब है कि हमने पीएनएल में तो 70 डाला 70 डाला हाँ यहाँ जी। पे चाहिए था कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 10 लाख, जो कि इसके लिए ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, शांति रखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% 50,000, ठीक है। और अमाउंट इन पी एंड एल कितना है? 70,000। 60 के ऐड होगा अब दोनों में से छोटा कौन सा है? 50 50,000। अब 50,000 है हमारे पास में, डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 5 सालों के लिए 10,000 रुपए पर एनम हमारा अलाउड है 5 सालों के लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे? अलाउड था कितना? 10,000, और हमने अपने पीएनएल में कितना लिख दिया? तो ऐड करेंगे इसमें से माइनस इनकम लेकिन हाँ। प्रॉफिट में ऐड होते हैं। प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा, 60,000 तो नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे 60,000। सर एक बात हाँ, सर तो नेट प्रॉफिट में 70 के ही है ना नेट प्रॉफिट में 70 के है ना। उसने हमारे प्रॉफिट को अननेसेसरी क्या कर रखा है? कम कर रखा है। कम कर रखा है तो वापस बढ़ाएंगे, तो 60,000 ऐड हो जाएंगे। किस नाम से बोलो? डिसअलाउड प्री एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। केस 2 करके दिखाओ, सेम है ना? सर इसमें भी 60 है क्या? 80 हाँ 60 होगा सर केसरी में कोई भी यहाँ पे ना 80 पे करना है क्योंकि वो नीचे वाले इसमें से ना हाँ 16 तो हुआ ना 64 है हाँ 64 है ना हाँ
हाँ 64 सब थर्ड वाले में कोई भी ले सकते हैं ना कॉस्ट मतलब हम कैपिटल सेम टॉपिक का ले लो हमें एक साल में कोई काम ले लो प्राइवेट कंपनी है वही कैपिटल वर्ड कॉस्ट मैं तो चैप्टर में बैठ गया मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए इन अपने साथ सुना तो कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं हाँ जी, केस 3 करें। यस हाँ हाँ जी, 5% माइनस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप चाहे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी ले सकते और प्रोजेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना आता है? सर 1,25,000 1,25,000। और प्रोजेक्ट वाला सर 1 लाख 1 लाख। चलो मैंने दोनों ही सामने रख दिए। और 180 P&L में अमाउंट कितना है? 1,80,000, विच एवर इज लेस। अब अगर आपको मौका दिया जाए कौन सा लेना 1,25,000 या 100 में से 1 लाख में से चुनने का, कौन सा चुनोगे? 1 लाख चुनोगे? 1,25,000 चलो तुम ना एक बार ही करके, कोई बात नहीं है बच्ची, इनकम कम हो चुकी है और टैक्स कम देना पड़ेगा ठीक है। हमारे पास में क्या होगा? बेनिफिशियल क्या है? 1,25,000 वाला। अगर ये अलाउड करवा दूं तो मैंने क्या कर दिया? 1,25,000 लिखा, डिवाइड किया 5 से, कितना आता है? 25,000। यस सर 25 हमें ये देना तो 155 अब सुनो, अमाउंट कितना है? ये अलाउड है। और 1,80,000 डिसअलाउड है। -155 तो देखो, जो अलाउड है वो तो ठीक है, और जो दोनों का डिफरेंस है वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो डिसअलाउड 180 नहीं, अब कितना रहा? 155। ठीक है जी। तो इसके साथ में क्या होगा? नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 1,55,000। ओके। चलें आगे। अगला देखो जी, सेक्शन 35 CCA। ठीक है, सेक्शन 35 ट्रिपल सी, सेक्शन 35 CCD और सेक्शन 35 DDA। पहले 35 CCA क्या कहता है? सेक्शन 35 CCA बोलता है कि अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं, किसको देते हैं वो भी बताता हूं। अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं तो 100% स्पेसिफाइड डोनेशन is allowed as expenditure in P&L account। अब सर ये स्पेसिफाइड डोनेशंस कौन सी हैं? ठीक है जी,
ये लिखेंगे हम फॉर द पर्पस, लिखना जरा इसको, हाँ पहले इसको लिख लो। पर्सन engaged in business and profession donates some amount to organization made for the purpose of rural development. रूरल डेवलपमेंट के लिए बनी थी, ठीक है जी। हाँ, रूरल डेवलपमेंट फंड या फिर अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन फंड इन्होंने सेटअप किया हुआ और डोनेशन जा रहा हो इसमें, तो 100% अलाउड है। नोट, if person is not a businessman or professional but donates same amount मतलब but donates amount to same organization then he may grant deduction under section 80 GGA। बात समझ में आई? कहता है अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप डोनेशन दे रहे हैं तो अपने P&L अकाउंट में लिख सकते हैं, और अगर आप बिजनेसमैन नहीं है फिर भी डोनेशन दे रहे हैं तो आप कहाँ लिखेंगे जी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGA में लास्ट के 5 हेड्स माइनस करने के बाद, मतलब लास्ट के 5 हेड ऐड करने के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। CCA में कोई दिक्कत? अगला है ट्रिपल C। ATCCC। सर 25 CC है। ओ मैं 80 क्यों लिख दिया? सर तभी मेरे को ये लग रहा था 80 CC सुन के ना 80 याद आती है। नहीं 80 नहीं है, 35। 80 तो वही है ना GGA वाला सर, वो अबे डिडक्शंस है वो। 80 तो डिडक्शंस के। ABC। अच्छा सुनो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन notified agricultural extension project
other than land and building allowed as an expenditure 100% in P&L account। समझ में आ गई कि अगर कोई बंदा जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चला रहा है, एक्सपेंस करता है, डोनेशन नहीं बोला मैंने, एक्सपेंस करता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदता और सारी चीजें कोई भी खरीद ले, तो वो अलाउड है सेक्शन 35CC में। क्या लैंड के लिए दे सकता? अगला सेक्शन 35CCD, where a company incurred any expenditure in nature of, अच्छा इसको छोड़ते हैं, अदर देन लिखते हैं पहले, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग on any notified skill development program या फिर प्रोजेक्ट, then 100% of expenditure shall be allowed in P&L account। इसके बाद में DDA, सेक्शन 35 DDA, expenditure incurred by employer on compensation provided to employee under the scheme of VRS shall be allowed as business expenditure in the year in which it is actually paid। up to 20% of compensation। starting
from the date of actual payment. कैसे समझो? सर पढ़ के समझ लीजिए। जैसे एक सेकेंड समझो कि एम्प्लॉयर ने ड्यू किया कंपेंसेशन। इधर सुनो, कौन से साल में? 19-20 में रुपीस 2 लाख, but provided to employee in 2 installments. कौन सी वाली? 21-22 और 22-23 में दिया 1 लाख और 1 लाख, ठीक है ना? अब क्या होगा? अब देखो, ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से वाले? 21-22 वाले में यहां पे वीआरएस का कंपेंसेशन लिख सकता है? नहीं। 1 लाख का डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 20,000। फिर P&L 22-23 का कंपेंसेशन वीआरएस 20,000 पहले से चल रहा था, 20,000 नया चालू हो जाएगा और रिमेनिंग 1 लाख वाले का। फिर बनेगा P&L अकाउंट 23-24 का। यहाँ पे वीआरएस कंपेंसेशन कितना लिखेगा? 40,000। 20 पहले का, 20 अब का। फिर 24-25 वीआरएस कंपेंसेशन 40,000। कितना हो गया? 1 2 3 4, ये 5वां साल। 25-26 40,000 25-26 में। फिर P&L अकाउंट 26-27 में 20,000 जो लास्ट वाले का बचा। फर्स्ट वाला खत्म हो गया ना, वीआरएस कंपेंसेशन। और P&L 27-28 में नेल खत्म तो हो गया। जरा चेक करना, 2 लाख रुपए पूरे तो एडजस्ट हो गए। अब क्या लोगे? वो 20 वो 2 के हैं, वो 2 हैं दुष्ट। इसको 80 गिनियो, 80। अरे भाई ये देखो ना, हमने कहा था इन द ईयर इन विच पेड, तो 1 लाख रुपए इसने पे किया 21-22 में, तो इसकी इंस्टॉलमेंट चालू हो गई 20,000 रुपए, 1/5 हो गया ना। फिर 22-23 में पुरानी एक इंस्टॉलमेंट एसी वाले की 1 लाख की चल रही थी, इसने 22-23 में एक और पे कर दिया, तो उसका भी 5 डिवाइडेड बाय 5। फिर 40,000 मिला के लिख दिया, फिर 40,000। ये 40,000 दो सालों का है, तो 80 मानना है इसको। फिर लास्ट वाले में ये लास्ट वाले का 20 बचा हुआ है, और उसके लास्ट नील है ही नहीं। सिंपल। यानी कि जिस साल पे करेगा उसी साल होगा। हाँ हाँ जी बच्चों, देखो सेक्शन 43 भी हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने क्या बोला था कि टैक्सेस अलाउड हैं, टैक्सेस अलाउड हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था टैक्सेस अलाउड हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेड बेसिस पे, ऐसा हमने पढ़ा था। अब ये कौन कौन से टैक्सेस हैं और क्या क्या इसकी रूलिंग्स है, ये हमारे को क्या नाम है पढ़ना है। तो टैक्सेस के बारे में देखो, अलाउबिलिटी ऑफ टैक्स हमने बनाया
अलाउबिलिटी ऑफ टैक्स, हमने टैक्सेस के अलग अलग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के वे में हमने बिजनेस एक्सपेंडिचर और इनकम्स को देखना है। पहले तो टैक्स अगर हमने पे किया है और वो डायरेक्ट टैक्स है, अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है। याद करो फाउंडेशन के दिन जब इनकम टैक्स पेड होता था, कैपिटल में से माइनस करते थे, ड्रॉइंग्स मानते थे, ठीक है ना। आईडीटी, हाँ जी अलाउड है। आईडीटी के अंदर अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं तो वो अलाउड है। आईडीटी के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जीएसटी वगैरह, ओके, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अच्छा अभी सुनो, बोलो मत, केवल सुनो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब एक बात बताओ, तुम तो बड़े सियाने निकले, तुमने क्या किया, मैनिपुलेशन कर ली एक कि टैक्स पेमेंट तो अलाउड हो नहीं रही, इस टैक्स को पे करने के लिए लोन ले लेता हूं, लोन की पेमेंट को बिजनेस एक्सपेंस मान लूंगा। क्या लोन की पेमेंट बिजनेस एक्सपेंस होती है? नहीं होती, उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो जो चीज ओरिजिनली अलाउड नहीं थी वो लोन के पैसे से भी अलाउड नहीं होगी, और जो चीज ओरिजिनली अलाउड थी वो लोन के पैसे से भी अलाउड होगी। पहले तो एक बात सोचने वाली है, ऐसा बेवकूफ कौन होगा जो जीएसटी को पे करने के लिए लोन लेगा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अगर ऐसा सोचे फ्यूचर में हमारे पास होंगे तो ठीक है, लेकिन इसके लिए ऊपर भी तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है ना, तो अगेन हमारे पास में एक और खर्चा आ जाएगा। अच्छा खैर, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमने ये देखा टैक्स पेड डीटी में अलाउड नहीं है, आईडीटी में अलाउड है। और अगर हमने इसको लोन लेके पे किया है तो जिसमें ये अलाउड था ओरिजिनली उसका लोन वाला अमाउंट भी अलाउड होगा, और जिसमें नहीं था उसका लोन वाला भी अलाउड नहीं है। हाँ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आएगा। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने लेट पेमेंट किया और उसके लिए अगर हम इसको बिजनेस एक्सपेंस मानने लगे, सोच लो, तो हर बंदा लेट ही करेगा ना, कहेगा भाई लेट पेमेंट पे कर देंगे और इसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे। तो हमने डीटी के अंदर कहा नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि फिर तो आप लेट पेमेंट को एंजॉय करने लग जाएंगे। इसके अंदर अलाउड है। फाइन या पेनल्टी नहीं जी, फाइन और पेनल्टी तो पनिशमेंट्स के लिए हैं, आप उसको एंजॉय ना करने लग जाएं, इसलिए हमने क्या कर दिया, डीटी के अंदर क्रॉस कर दिया। और फाइन और पेमेंट आईडीटी के अंदर भी क्रॉस है, नॉट अलाउड है। कि आपको कोई फाइन पे करने थे और फाइन पे करके हम अगर फाइन को बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करने लग जाएं तो हम क्या बोलेंगे, सरकार खुद ही फाइन्स को मोटिवेट कर रही है, ऐसा होगा ना। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं अच्छा क्लास में नहीं आना कोई बात नहीं, 100 रुपए दे देना, और तुम्हारे पास लाखों रुपए पड़े हैं, तो तुम मेरे को 100 रुपए ही जमा कराते रहोगे, क्लास में आओगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं पड़ेगा कौन, टेस्ट कौन देगा, तो ये क्या है, हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे को क्लास में आना जरूरी है। तो फाइन्स और पेनल्टी जो होती है ना, मजबूरी में ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं की जा सकती। बात समझ में आई? रिफंड ऑफ टैक्स, अगर हमने टैक्स, एक बात बताओ, हमने अगर टैक्स पे किया था उसको एक्सपेंस नहीं माना था, और अगर हम फालतू टैक्स दे देते हैं या फिर टीडीएस रिफंड हो जाता है हमारा, तो हम इनकम भी नहीं मानेंगे। जिस पेमेंट को करते समय हम एक्सपेंस नहीं मान सकते, उसको रिफंड होने पे इनकम मानेंगे क्या? ये तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ना कि कोई तुम्हें कहे कि सुख में तो मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्त नहीं, और क्या नाम है, दुख में मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, तो सुख में भी नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है फिर तो हम ही नकार देंगे उसको। तो ये देखो, जिसका ओरिजिनली जिसको एक्सपेंस नहीं माना था सबसे ऊपर, उसको इनकम भी नहीं मानेंगे, और जिसको एक्सपेंस माना था ना, ये रहा सबसे ऊपर, उसको इनकम भी मान लेंगे, बिजनेस इनकम मान लेंगे पीजीबीपी के हेड में। ठीक है, तो ये बिजनेस इनकम। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ टैक्स, अब देखो एक बात बताओ, तुम्हें टैक्स रिफंड आया है लेकिन उसके साथ में इंटरेस्ट अमाउंट भी आ गया, याद है कॉल्स इन एडवांस हमने चैप्टर पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर, उस पे कुछ इंटरेस्ट भी आता था। तो रिफंड के ऊपर कभी कभी इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये इनकम
फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्योंकि रिफंड ने यानी कि इनकम ने फर्दर इनकम जनरेट की है। अच्छा जी, फिर है लीगल फी, असेसमेंट फी या प्रोसेसिंग चार्जेस, ये तो सबका अधिकार है। सोचो असेसिंग ऑफिसर ने हमारा गलत असेसमेंट कर दिया, हमने उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की, तो ये तो हमारा अधिकार है, ये तो बिजनेस एक्सपेंस मानूंगा, तो लीगल चार्जेस देखो दोनों में अलाउड है। ठीक है जी। अगला लिखा हुआ टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अब बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय में ये यहां पे गलती से लग गया, ये तो दोनों नॉट एप्लीकेबल होंगे ना, क्योंकि जीएसटी थोड़ी ना पे कर देंगे उसके बिहाफ। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। याद है सैलरी के अंदर हमने किया था। ठीक है जी, ये हमारा बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा। और टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजेट पे था तो उस पे नहीं माना जाएगा। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा पता है क्यों है? सुनो, पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, इट इज अ परक्यूजेट, इट इज अ परक्यूजेट, मतलब और वो टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉय के हाथ में। तो अगर जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, जो टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे किया, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो गया, उसने टैक्स पे कर दिया, तो हमें छूट मिलेगी, तो हम इसको अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर मान सकते हैं। देखो टिक लगा हुआ, हम इसको अपना बिजनेस एक्सपेंस मान सकते हैं। लेकिन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट के ऊपर एम्प्लॉय टैक्स नहीं पे करता, तो कौन पे करेगा जी? हम टैक्स पे करेंगे। और हम टैक्स पे कब करेंगे? जब हम इसको अपने बिजनेस के एक्सपेंस का पार्ट नहीं मानेंगे। तो ये देखो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, लॉजिक समझ में आया? ये वो टिक क्यों है और ये क्रॉस क्यों है, और यहाँ तो ये होता ही नहीं। लास्ट वाले का बेटा मैंने ये बताया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था ना कि कोई ऐसे परक्यूजिट जिसके लिए कि नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय अलाउड ही नहीं था, जैसे मैंने बोला था नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय था, उसको मैंने मर्सिडीज बेंज दे दी। क्लर्क ग्रेड का बंदा था, उसको मर्सिडीज बेंज दे दी, क्या उसका प्रोफाइल कहता था दे दो? नहीं। तो इसके ऊपर वो क्यों टैक्स पे करेगा? कुछ परक्यूजिट ऐसे होते हैं ना जो स्पेसिफिक एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, तो ये उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं था। और अगर उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं था तो टैक्स कौन पे करेगा? हम पे करेंगे। और कैसे टैक्स पे करेंगे? डिसअलाउड करके। अगर हम उसको अपने बिजनेस एक्सपेंस लिखने दें तो क्या वो उसके ऊपर टैक्स जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। तो ये लिस्ट है हमारे पास में। अच्छा अब यहाँ नीचे एक बनाया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। अगर कंपल्सरी नेचर का हो, सुन रहे हो कि हाँ हमने ये तो हम लेंगे ही लेंगे, तो फिर ये एक तरीके की पेनल्टी नहीं है। डिलेड पेमेंट के ऊपर कंपल्सरी नेचर का हो तो ये अलाउड हो जाएगा एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। और अगर ये पेनल्टी हो नेचर में तो नॉट अलाउड हो जाएगा, क्योंकि हम इसको आपको एंजॉय नहीं करने देंगे। ठीक है, ये बना लिया आप लोगों ने? जिसने नहीं बनाया वो बना ले। यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करके हाँ जी सर, सुनिएगा सेक्शन 36 क्या कहता है। सेक्शन 36 बोलता है हमारे पास कि अगर हमने प्रीमियम पे किया हो, मैंने इसका एक चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ऑन द लाइफ ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है स्टॉक के लिए, आपका स्टॉक होता है 3 तरह का स्टॉक होता है हमारे पास, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स। तीनों के लिए हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है सर, और ये अलाउड है एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। इसके बाद प्रीमियम अगर हमने
मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, तो ये अलाउड है एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू कंडीशन इट शुड नॉट बी इन कैश, यानी कि अदर देन कैश अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने पे किया है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, तो ये अलाउड है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, यानी कि ओनली ऑन पेड बेसिस। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ओनली ऑन पेड बेसिस। ठीक है जी, पेड बेसिस पे अलाउड है। अच्छा, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है किसी अदर से, तो ये एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड है। और यहां मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे ये नहीं पूछ सकती कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों है, या फिर आपने एक पर्टिकुलर पर्सन से लोन क्यों लिया है। यानी कि वो आपको ये नहीं कह सकते कि आप बैंक से ही लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, एनबीएफसी से लो। आपने कहा मैंने लोन अपने चाचा जी से लिया, ओके ठीक है, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट का भी वो नहीं कह सकती आपको कि इतना महंगा या इतना सस्ता क्यों लिया। अगर फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर किए गए हों और करने वाला कॉर्पोरेट एसएससी हो, यानी कि कंपनी हो, तो चाहे कैपिटलाइज नेचर के एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हो, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में फैमिली प्लानिंग पे किया गया खर्चा, मैंने अपने एम्प्लॉइज को एक मूवी शो दिखाया फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो ये मेरा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 5 साल में एक बार ऐसी मूवी में दिखाता हूँ, तो मैं डिवाइड बाय 5 करके मैं इसको ले सकता हूँ। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के साथ भी। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर अगर मैंने डिस्काउंट दिया है, जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर अगर मैंने डिस्काउंट दिया है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि 1000 जीरो कूपन बॉन्ड मैंने 100 रुपए का एक था और इशू किया कितने का, 90 का, तो 10 रुपए पर जीरो कूपन बॉन्ड मुझे डिस्काउंट देना पड़ा। ये मेरे लिए एक बिजनेस एक्सपेंस है। नंबर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितने थे, 1000, तो 1000 इंटू 10 मेरा टोटल डिस्काउंट हो गया। इसको इसकी लाइफ से डिवाइड कर दूंगा, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 24 साल, जितनी भी होगी, और हर साल उतने की डिडक्शन मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर सकता हूं। तो देखो वहां क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, जितनी लाइफ होगी ना बेटा उसकी, उतना टाइम, जब से मैंने इशू किया से जब तक मैं इसको रिडीम करूंगा। अच्छा, हर साल 2500 नहीं, जितना भी अमाउंट आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला है मेरे पास में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपको नाम से ही पता लग रहा है, Yes, अगर आपके पास में मान लो कुछ शेयर्स हैं, आपने उसको बेचा या खरीदा, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ब्रोकर्स को देना पड़ता है, वो आगे फर्दर पे करते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है और आपने इस सिक्योरिटी को रखा हुआ है अपने पास एज अ कैपिटल एसेट, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि अभी नहीं बेच रहा, फर्दर बेचूंगा कभी, तो इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी का बिजनेस करते हैं, खरीद फरोख्त का, सिक्योरिटीज की, और आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप इस खर्चे को अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह लिख सकते हैं। ठीक, सर ये लोन कैसे मानेंगे, तो इन्वेस्टमेंट पर है ना, क्या चीज, कह रही है वो लोन कैसे मानेंगे। अच्छा, लोन क्यों मानेंगे। आपको वैसे मेरी बात समझ में आई, यस सर। ये लो, अब ठीक है, हम भी बात करें। काटने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने काट दी, क्योंकि जैसा वो सोच रही है वो कुछ अलग है। अच्छा छोड़, गलत नहीं है वो। सुनो मेरी बात समझ में आई तुम्हारे को, कि हमने उसको क्या मान लिया जी, डिडक्शन की तरह अलाउड ही नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो पीजीबीपी के अंदर भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं। अच्छा आगे चलते हैं।
हमारे पास में है जी अगला जनरल डिडक्शन का सेक्शन। एक सेकंड, और इसको जरा ठीक करना। सेक्शन 37 36 आ गया। 36 तो ऊपर हमने कवर कर लिया ना। नोट अबाउट द सेक्शन 32 to 36। हाँ 32 to 36, हाँ यहाँ पे 36। देखना अभी वैसे सेक्शन 36 में और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। सेक्शन 37 क्या कहता है? कहता है हमारे ना हाथ थक चुके हैं डिफाइन करते करते कि कितने तरीके के एक्सपेंस होते हैं। तो सेक्शन 37 है, एक सेक्शन लिख दिया गया कि अगर ये शर्तें कोई पूरा करता है एक्सपेंडिचर तो वो क्या है? बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। अब वो शर्तें क्या है? वो शर्तें क्या हैं कि कोई भी एक्सपेंडिचर है ना बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, ठीक है, अलाउड होना चाहिए, नॉट अलाउड होना चाहिए 30 से 36 के अंदर। क्योंकि अगर 30 से 36 के अंदर इसका बेनिफिट ले चुके हो और सेक्शन 37 में दोबारा ले रहे हो तो डबल बेनिफिट हो जाए। चॉकलेट और पैसे दोनों नहीं देती मम्मी, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं जी, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्सनल नेचर का ना हो, आपका कैपिटलाइज नेचर का ना हो, 30 से लेकर के 36 तक ना आया हो, प्लस लीगल नेचर का हो, अगर कोई भी कंडीशंस पूरी कर देता है तो हम उसको एक्सपेंडिचर को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जगह दे दें। कोई भी कंडीशन या फिर सारी कंडीशंस पूरी कर दें। जनरल डिडक्शन मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर अगर ये सारी कंडीशन पूरी कर देता है, जैसे 1 मिनट के लिए मान लीजिए रतन टाटा जी के चाय के बागान है, उन्होंने ये बोला, कहते हैं मुझे है ना उल्फा एक आतंकवादी गिरोह है आसाम के अंदर, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तुम्हें मार देंगे वरना हमें नहीं, टी बुशेस जला देंगे वरना हमें फिरौती दो, यानी कि पैसे दो। लीगल नहीं है। लीगल नहीं है। तो अब देखो रतन टाटा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर ये रिलेटेड टू बिजनेस है। हाँ सर, मैं अपने बिजनेस की टी बुशेस को बचाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ। ठीक है सर, रेवेन्यू नेचर का? हाँ सर, अगला फोन 2 दिन बाद फिर आ सकता है, 12 महीने से पहले आ सकता है। और ऐसा कोई सीन तुमने सेक्शन 30 से 36 तक कहीं देखा भी नहीं है, ठीक है ना। तो सर क्या मैं इसको अपने P&L अकाउंट में लिख दूं? आंसर इज नो, क्योंकि ये लीगल नहीं है। बात समझ में आई? ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अच्छा, हमने पुलिस एफआईआर कर दी, तो हैं एफआईआर कर दी, सब कुछ कर दिया, जब भी कुछ नहीं पैसे देने पड़े तब तो लीगल हो जाएगा। हाँ जी सुनिएगा, सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है कि अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जैसे मान लो मैंने रेंट पे किया और रेंट का 1/3 पोर्शन जो था वो पर्सनल पर्पस के लिए था, तो सिर्फ 2/3 पोर्शन को ही हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं, ठीक है। डिडक्शन अवेलेबल सिर्फ बिजनेस के लिए, एक्सपेंस के लिए होती है, पर्सनल के लिए नहीं होती। सेक्शन 43A हमारा बिजनेस इनकम का सेक्शन है और इसको हम ऑलरेडी पीजीबीपी में भी कवर कर चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई पर्सन अपने कस्टमर को कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम दामों पे बेच देता है और ये डिफरेंस अगर 110% से ज्यादा होता है एसडीवी का, तो हम ये मानते हैं कि ये अमाउंट जो है एसडीवी पे ही टैक्सेबल किया जाता है, यानी कि बिजनेस इनकम एसडीवी ही ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जांपल कि डीएलएफ ने बेचा एक फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितना था? 1 करोड़। अब 1 करोड़ का 10% कितना? अच्छा, ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कम पे नहीं बेचा गया ना, ज्यादा पे बेचा गया। ये कब पिक्चर में आता है?
43 CA कब कब पिक्चर में आएगा, जब उससे कम दाम पे बेचा जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस इनकम है कितने की, 1,20,00,000 की, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस, अगर जो है ये बेचा जाता है 89 लाख पे, 89 लाख पे अगर बेचा जाता है, अब आप देखिएगा 89 लाख और SDV जो कि 1 करोड़ है, उसके बीच में डिफरेंस 10% से ज्यादा है ना, तो क्या मान लेंगे हम, SDV को ही मान लेंगे सेल्स कंसिडरेशन यानी कि बिजनेस इनकम। तो ऐसा हमने कैपिटल गेन के अंदर भी देखा था, तब वो उसका कैपिटल एसेट था, अब ये उसकी बिजनेस इनकम है क्योंकि ये उसका बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक एंड ट्रेड, ठीक है। ये सेक्शन आगे भी बहुत चीजें बोलता है 43 CA, ठीक है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।